हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। और एक बार आपका फिर से हमारे इस प्रीकम मेंस यानी इंडियन ज्योग्राफी की बैच में आपका वेलकम है। तो जैसा कि कल हमने आपको बताया था, हिमालय के बारे में हमने कल आपसे चर्चा किया था और हिमालय के बारे में हमने आपको बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की थी, जिसमें से मैंने आपको एक प्रश्न भी दिया था और उस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं आया है। कृपया आप लोग से निवेदन है कि आप लोग उसका उत्तर लिखकर आप हमें अवश्य भेजें। तो कल हमने आपको बहुत सारी चीजें हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताया था, हिमालय के विस्तार के बारे में बताया था, हिमालय के विभाजन के बारे में हमने आपको बताया था। तो आज हम हिमालय का विभाजन कर देंगे। आज हम हिमालय के विभाजन को रोकेंगे नहीं, बल्कि आज हम हिमालय के विभाजन को संपूर्ण कर देंगे। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से हिमालय के विभाजन की तरफ चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम भौतिक आधार पर हिमालय का विभाजन करेंगे, जैसा कि कल मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था। तो आज हम भौतिक आधार पर सबसे पहले करेंगे। किसके आधार पर करेंगे भैया? भौतिक विभाजन करेंगे हिमालय का, भौतिक विभाजन। ठीक है, क्या करेंगे अभी हम करेंगे भौतिक विभाजन करेंगे। हमने आपको कुछ इस पर दृश्य दिखाए थे, ऐसे बनाया गया था दृश्य हमारे द्वारा, कुछ ऐसे फिगर ट्रेस किए गए थे कि यह जो हमारा एरिया होता है, यह पूरा का पूरा एरिया हिमालय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, मतलब हिमालय क्षेत्र को बताता है। ये मैंने आपको यहां तक इस तरीके से बताया था। उसके बाद हमने चारों हिमालयों का विभाजन आपको यहां पर समझाने की कोशिश की थी कि ये हमारे चारों हिमालय जाते हैं। मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में। यहाँ पर हमारा बृहद हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है इन जगहों पर। अगला जो हमने आपको बताया था वो ये बताया था कि वो ये हिस्सा हमारा मध्य हिमालय कहलाता है। इसी तरीके से हमने ये बताया था कि चार हिमालयों में हमारा विस्तार देखने को मिलता है। उन चारों हिमालयों को हम लोग बोर्ड पर एक बार बना लेते हैं। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी हमारे लिए। चलिए, पढ़ाई तो आप लोग अच्छे से हो रही होगी, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। चलिए, ये हमने चार हिमालयों को बता दिया। समझ में आ रहा है? आज हम जो पढ़ेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज हम इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा अगर यहां से प्रश्न आए तो एक प्रश्न भी हमारा गलत ना हो। तो बताया था कि चार हिमालय, जिनमें से हमने आपको बताया था कि ये जो हिस्सा ऊपरी वाला कहलाता है वह ट्रांस हिमालय होता है। क्या बताया था हमने आपको? ये हमारा कहलाता है ट्रांस हिमालय कहलाता है। ट्रांस हिमालय के बाद जो अगला हम यहाँ पर ये देखते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या? बृहद हिमालय बोलते हैं। बृहद हिमालय के बाद जो अगला हमने आपको यहाँ पर बताया वो हमारा कहलाता है मध्य हिमालय कहलाता है। मध्य हिमालय के बाद जो अगला मैंने आपको बताया वो हमने पढ़ाया क्या? शिवालिक हिमालय। क्या पढ़ाया भैया? शिवालिक हिमालय हमने आपको पढ़ाने की कोशिश की। चार हिमालयों को मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, जिसमें से मैंने आपको कल एक चीज बताया था कि मुख्य रूप से तीन ही हिमालयों का उत्थान हुआ था। ट्रांस हिमालय का उत्थान इन तीनों हिमालयों से पूर्व हो चुका था, लेकिन ट्रांस हिमालय का भारतीय क्षेत्र में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। इसलिए हम इसको भी इन तीन हिमालयों के साथ सम्मिलित करके हम इस हिमालय के बारे में भी अध्ययन करते हैं, ट्रांस हिमालय के बारे में भी जानते हैं। समझ में आ गया? विभाजन हमने बताया था, तो यह जानना इंपॉर्टेंट है कि आखिर विभाजन किस आधार पर किया गया, किन किन चीजों को आधार मानकर हमने भौतिक विभाजन किया हिमालय का। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि जो ट्रांस हिमालय को जो बृहद हिमालय से जो अलग करने का कार्य करता है उसका नाम होता है ITSZ होता है। क्या होता है भैया? ITSZ होता है। अब ITSZ का मतलब क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। ITSZ का मतलब होता है भाई इंडस सांगपो सचर जोन। यानी जो हमारा ट्रांस हिमालय
और बृहद हिमालय जिस आधार को मानकर अलग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ITSZ। ITSZ का मतलब क्या होता है? इंडस सांगपो सचर जोन। क्या होता है? इंडस सांगपो सचर जोन होता है इसका नाम। तो इसमें क्या हुआ, आखिर कैसे आधार माना गया? इंडस का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, इंडस का मतलब होता है सिंधु नदी। पहले हम क्या बोलते थे इसको? सिंधु नदी बोलते हैं। और टी साइलेंट होगा, सांगपो। सांगपो किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। तो तिब्बत में बहती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? सांगपो नदी बोलते हैं। सचर का मतलब क्षेत्र, जोन का मतलब केंद्र होता है, क्षेत्रीय केंद्र होता है। अब आइए यहां पर देखते हैं कि कैसे आधार बनाएंगे। ये मानिए हमारा कौन सा है? ट्रांस है, और ये ग्रेट यानी बृहद हिमालय। इन दोनों हिमालयों के मध्य में जहां पर एक हमें झील देखने को मिलता है, उस झील का नाम होता है मानसरोवर झील। क्या होता है? मानसरोवर झील होता है। और इसी झील से देखो, ध्यान से देखो, अगर मिस्टेक करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा इस वीडियो के पढ़ने का, देखने का। इसलिए हर एक एक पॉइंट को समझिए। तो मानसरोवर झील से एक नदी यहां से निकलती है और इस नदी का नाम होता है सिंधु नदी, और एक नदी हमारी यहां से निकलती है और इस नदी का नाम होता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये जो दोनों नदियां हैं, ये हमारी कौन से? सिंधु नदी और सांगपो नदी, या दोनों नदियां इन दोनों हिमालयों के मध्य में रहती हैं। इन दोनों हिमालयों के ठीक बीच में, कैसे? ये अगर ट्रांस है, ये बृहद है, तो इनके बीच में ये नदी कौन सी बह रही है? इंडस और सांगपो नदी बह रही है। तो जब नदियां बह रही थी तो हमेशा जलीय क्षेत्र दो स्थलीय क्षेत्रों को अलग करता है। तो इसीलिए ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय का जो विभाजन का आधार माना गया, वह आधार सिंधु नदी और सांगपो नदी को माना गया, और इन्हीं दोनों नदियों को आधार मानकर इस हिमालय का क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया। समझ में आ रहा है ना बिल्कुल अच्छे से? तो याद रखिएगा, पूछे कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय किसके द्वारा अलग होता है? तो ITSZ इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। या यही से एक प्रश्न यह बन जाता है कि सिंधु नदी और सांगपो नदी किन दो हिमालयों के मध्य प्रवाहित होती हैं, या किन दो हिमालयों के मध्य बहती हैं? तो वो हमारा कहलाता है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य क्या होती है? बहती है। समझ में आ गया? चलिए, वेरी गुड। अब अगला जो आते हैं, अगला होता है बृहद हिमालय और मध्य हिमालय। क्या होता है? बृहद हिमालय और मध्य हिमालय। अगर हम ट्रांस हिमालय को थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो हमने बताया कि तीन ही हिमालयों का हमारा उत्थान हुआ था। अगर हम कुछ समय के लिए ट्रांस हिमालय को भूल जाएं कि ट्रांस हिमालय नहीं था, तो कितने हिमालय बचते हैं? तीन हिमालय बचते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से किस आधार पर अलग किया गया, कौन सा आधार माना गया। तो इनमें तीनों हिमालयों में देखिए, ये जो आता है ये मिडिल में आता है कि नहीं, मध्य में आता है कि नहीं आता है? मध्य में हिमालय आता है। तो आधार क्या माना गया? देखिए, आधार माना गया MCT आधार माना गया। अब MCT का मतलब क्या होता है भाई? MCT का मतलब होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, THRUST। क्या होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा हिंदी जानना चाहोगे तो हिंदी होता है मुख्य केंद्रीय क्षेत्र। मुख्य केंद्रीय क्षेत्र क्या होता है भैया? एमसीटी का मेन सेंट्रल थ्रस्ट का मुख्य केंद्रीय क्षेत्र। इन्हीं को मानकर बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि बीच का हिस्सा मध्यवर्ती आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछा जाए इन चारों हिमालयों में देख रहे हैं आप लोग, ये मध्यवर्तीय क्षेत्र है, तो पूछा जाए कि बृहद हिमालय से मध्य हिमालय किसके द्वारा अलग होता है? तो एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, मुख्य केंद्रीय क्षेत्र के द्वारा क्या होता है? यह अलग होता है। समझ में आ गया? तो ये विभाजन मैं आपको समझा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतर आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगर हम अगला पढ़ाओ तो ये होता है एमसीटी हो गया। अब उसके बाद आता है मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब किस आधार पर मध्य हिमालय का शिवालिक हिमालय का विभाजन किया गया? तो इसका जो विभाजन किया गया मेरे दोस्त, इसका विभाजन किया गया MBT
एमबीएफ क्या है? तो जान लो क्या है एमबीएफ। एमबीएफ है मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या माना गया? मेन बाउंड्री फॉल्ट। फॉल्ट का यहां पर सेंस ध्यान दीजिएगा, फॉल्ट का मतलब होता है भ्रंश। फॉल्ट का मतलब क्या होता है? भ्रंश। बाउंड्री का मतलब क्या होता है? सीमांत। ठीक है, और मेन का मतलब क्या होता है? मुख्य होता है। तो जो मध्य हिमालय का शिवालिक हिमालय से जिस आधार पर इसको विभाजन किया गया, किस आधार पर? अगर भारतीय क्षेत्र के आधार पर देखें तो ये हिमालय का ये पहला बाउंड्री सीमा हमें दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? दिखाई देता है इधर से, या हम ऊपर से अगर हिमालय की वो करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हिमालय का सबसे ये आखिरी लाइन माना जाता है कि नहीं? आखिरी सीमा भारतीय क्षेत्र में मानी जाती है कि नहीं मानी जाती? मानी जाती है। तो उसी आधार पर मध्य हिमालय का शिवालिक हिमालय से जो विभाजन किया गया उसको कहते हैं एमबीएफ, मेन बाउंड्री फॉल्ट, यानी मुख्य सीमांत भ्रंश कहा जाता है। मुख्य सीमांत भ्रंश का क्यों यूज किया गया? याद रखिएगा, पूछा जाए कि चारों हिमालयों में से सबसे ज्यादा भ्रंश की स्थिति किसमें पाई जाती है? तो भ्रंश की स्थिति किसमें पाई जाती है? शिवालिक हिमालय में पाई जाती है। कहोगे सर भ्रंश का मतलब क्या होता है? तो भ्रंश का मतलब होता है कि स्थलों का कहीं कहीं धंस जाना और कहीं कहीं स्थलों का उठ जाना। इस तरह की आपको मतलब इस तरह की संभावना या इस तरह की कोई प्रतिक्रियाएं आपको किस हिमालय में देखने को मिलती है? शिवालिक हिमालय में देखने को मिलती है। इसीलिए इसमें क्या जोड़ दिया गया? भ्रंश जोड़ दिया गया, क्योंकि इस हिमालय के अंतर्गत भ्रंश की स्थितियां पाई जाती हैं। तो यहां पर हमने जाना कि मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से, मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से कौन सी लाइन अलग करती है? मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करती है, जिसका नाम होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट, मुख्य सीमांत भ्रंश के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? वेरी गुड। चलिए इसको मिटा देते हैं, याद रखिएगा। अगला क्या होता है? जस्ट जब ये हिमालय का पोर्शन खत्म होता है, ध्यान सुनिएगा, जब ये हिमालय का पोर्शन खत्म होता है, यहां तक एंडिंग पॉइंट आता है, तो उसके जस्ट हम जब नीचे आते हैं तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये जो क्षेत्र होता है, ये कौन सा क्षेत्र होता है? यह जो क्षेत्र होता है इसको क्या बोलते हैं? उत्तर का विशाल मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर का विशाल मैदान बोलते हैं। एक प्रश्न यहां भी बन जाता है, एक प्रश्न क्या बनता है? यहां भी बन जाता है। हमने यहां पर मेन बाउंड्री फॉल्ट लिखा, यानी अगर हम इस तरफ से देखते हैं तो हिमालय का ये भारतीय क्षेत्र में आखिरी लाइन दिखाई देता है, आखिरी सीमा हिमालय का दिखाई देता है। तो यहां पर हमें एक प्रश्न ये भी पूछता है, डायरेक्ट पूछता है कि हिमालय किस आधार पर उत्तर के विशाल मैदान से अलग होता है? या शिवालिक हिमालय, क्योंकि हिमालय का हिस्सा है, शिवालिक हिमालय किस आधार पर उत्तर के विशाल मैदान से अलग होता है? तो यहां पर ये बात बहुत जानना गंभीरता से है कि आखिर भाई सही बात है, किसके द्वारा अलग होता है। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी जिक्र करेंगे और जानेंगे कि किसके द्वारा अलग होता है। यह जो क्षेत्र हुआ यह हमारा कहलाता है उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? यह कहलाता है उत्तर का विशाल मैदान। क्या कहलाता है? उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है। अब कहोगे कि सर अब किस आधार पर आप विभाजित करेंगे? आपने तो सब विभाजन कर दिया, ये भी कर दिया, तीनों चारों हिमालयों को बांट दिया, अब कैसे करेंगे? तो देखो, अगर कोई व्यक्ति भारत के इस दिशा से, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य से अगर कोई व्यक्ति अगर हिमालय की तरफ देखता है तो हिमालय का यह पहला हिस्सा हमें दिखाई देता है कि नहीं? कौन सा? शिवालिक हिमालय पहला हिस्सा, बाहरी हिस्सा दिखाई देता है। तो यह जो अलग होता है इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं HFF के द्वारा अलग होता है। या तो हम कहेंगे पूरा हिमालय उत्तर के विशाल मैदान से HFF के द्वारा अलग होता है, या कहेंगे कि जो हमारा शिवालिक हिमालय है वो उत्तर के विशाल मैदान से HFF के द्वारा अलग होता है। तो HFF का मतलब क्या होता है? हिमालयज
हिमालयाज फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, क्या होता है हिमालय फ्रंट फॉल्ट, हिमालय अग्रभ्रंश, क्या इसका हिंदी हो गया भैया? हिमालय अग्र भ्रंश हो गया। कहोगे ये कैसे बांट दिया? देखो इधर से अगर देखो भारतीय क्षेत्र से तो हिमालय का ये सबसे पहला हिस्सा हमें दिखाई देता है कि नहीं? अग्र हिस्सा है कि नहीं? तो अग्र का मतलब क्या होता है? हिमालय का बाहरी हिस्सा, हिमालय का पहला हिस्सा। तो इस इधर से देखने पर हिमालय का कौन सा आता है? पहला हिस्सा आता है, और एच एफ का, तो ये किसका हिस्सा? हिमालय का, यानी हिमालय फ्रंट, हिमालय अग्र भ्रंश क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर भ्रंश की स्थिति पाई जाती है, इसीलिए पूरा हिमालय का उत्तर के विशाल के मैदान से एफ के द्वारा अलग होता है। या शिवालिक हिमालय से पूछा जाए उत्तर का विशाल मैदान तो भी हम करेंगे एफ, हिमालय फ्रंट फॉल्ट के द्वारा ही क्या होता है? अलग होता है। समझ में आ गया? तो यह एक हमारा भौतिक विभाजन रहा जिस आधार पर इनको क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया। क्या कर दिया गया भैया? जिस आधार पर इनको विभाजित कर दिया गया। ये यहां तक समझ में आया कि नहीं आया आपको? आ गया? तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपना नोट कंप्लीट कर पाए। बना लीजिए फटाक से, अच्छे से पढ़िए, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है आप लोगों को, जितना अच्छा पढ़ सकते हैं आप लोग। बना लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा देना इसको। देखिए यही कहेंगे कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए आप लोग, तब ज्यादा मजेदार रहेगा। ठीक है, मिटा दे रहे हैं इसको। ठीक है, अब जो हम अगला पढ़ने चल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रादेशिक विभाजन के बारे में, कि प्रादेशिक विभाजन कैसे किया गया इनका। थोड़ा सा इसमें मिटा दें क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें हमें इसमें बनानी है, तो गड़बड़ हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं हम प्रादेशिक विभाजन के बारे में। क्या बताते हैं? प्रादेशिक विभाजन के बारे में। आइए, प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, अब प्रादेशिक विभाजन क्या है? प्रादेशिक विभाजन का जो मत जिसने दिया था, हमने आपसे उस दिन चर्चा किया था, यह मत किसने दिया था? यह मत दिया था सिडनी बुराड़ ने। किसने दिया था? सिडनी बुराड़ ने दिया था। इन्होंने कहा था कि हम हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर करेंगे। किस आधार पर करेंगे भैया? नदियों के आधार पर हम क्या करेंगे? विभाजन करेंगे। किसका भैया? तो हिमालय का विभाजन करेंगे। और इन्होंने विभाजित भी कर दिया। तो वही जानना है कि हमने एक बड़ा भौतिक विभाजन के आधार पर जान लिया, अब हम जानेंगे कि प्रादेशिक आधार पर सिडनी बुराड़ ने किस तरीके से हिमालय को बांटा। यह हम महत्वपूर्ण है और यहाँ पर इन चीजों की चर्चाएं हम आपसे अवश्य करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं। आइए पहले आपको यहां पर समझाते हैं, फिर क्योंकि यहीं से समझ पाएंगे आप लोग, वहां से शायद आप ना समझ पाए। यहां पर हमारी जो एक नदी बहती है, इस नदी का नाम क्या होता है? सिंधु नदी होता है, सब जानते हैं। कौन सी नदी है भैया? सिंधु नदी है। बहुत ध्यान से देखिएगा, कौन सी नदी है भैया? सिंधु नदी है। सिंधु नदी के बाद जो अगला नदी आता है वह नदी हमारी कहलाती है सतलज नदी। क्या कहलाती है? सतलज नदी। सब हिमालय क्षेत्र से बहती है। अगली जो नदी आती है वो यहां पर उत्तराखंड से होते हुए आती है, जिसका नाम होता है काली नदी। कौन सी होती है भैया? काली नदी। काली नदी के बाद एक नदी यहां बहती है जिसका नाम होता है तिस्ता नदी, और एक नदी यहां से एंटर करती है और उस नदी का नाम होता है
दिबांग नदी। किसको? दिबांग नदी। ये हमारी 1 2 3 4 5 नदियां हैं। कौन कौन सी भैया, नाम आपको लिख देते हैं। ये नदी कहलाती है सिंधु, ये कहलाती है सतलज, ये कहलाती है काली। क्या कहलाती है भैया? काली। ये नदी होती है तिस्ता, और ये होता है दिबांग। 5 नदियां हमारे जाने। और अरुणाचल प्रदेश में हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को दिबांगी नदी बोला जाता है, सॉरी दिहांग नदी बोला जाता है। दिबांग में दिहांग होता है, दिहांग नदी। अब उन्होंने क्या कहा कि देखो भैया, ये सभी की सभी नदियां हिमालय में ही प्रवाहित होती हैं, तो हम एक विभाजन ऐसे भी कर सकते हैं हिमालय का। क्या करते हैं? एक विभाजन इस तरीके से भी किया जा सकता है हिमालय का। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कर दिया कि जो हमें सिंधु से और जो सतलज के जो बीच का जो हिमालयी क्षेत्र दिखा, जो सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालयी क्षेत्र दिखा, उससे इन्होंने क्या कह दिया? उससे इन्होंने कह दिया कश्मीर या क्या पंजाब हिमालय। क्या बोल दिया भैया? कश्मीर या पंजाब हिमालय कह दिया। कहा कि सिंधु और सतलज के बीच का जो भी हिमालय क्षेत्र होता है उसको हम कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जानेंगे। फिर उन्होंने कहा कि सतलज और जो काली के बीच का जो हिस्सा है, सतलज और जो काली के बीच का हिस्सा है, इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे? कुमायूं हिमालय। क्या बोलेंगे भैया? कुमायूं हिमालय बोलेंगे हम। तो उन्होंने इस क्षेत्र को क्या बोल दिया? सतलज और काली के बीच के क्षेत्र को क्या बोल दिया? कुमायूं हिमालय बोल दिया। और काली और तिस्ता के बीच को क्या बोल दिया? फिर इसको क्या बोल दिया? नेपाल हिमालय। क्या बोला भैया? नेपाल हिमालय बोल दिया। और फिर उन्होंने तिस्ता और किसके? दिहांग के बीच के क्षेत्र को क्या बोला? तो उन्होंने यहां पर बोल दिया असम हिमालय। क्या बोल दिया भैया? असम हिमालय बोल दिया। तो देख रहे हैं आप इस तरीके से कि प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पर किया गया। प्रदेश, इसमें से प्रदेश के नाम दिख रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि सिंधु और सतलज के बीच का जो क्षेत्र कहलाएगा कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से कहलाएगा। सतलज और काली के बीच का जो क्षेत्र होगा वो कुमायूं हिमालय के नाम से कहलाएगा। काली और तिस्ता के बीच का जो हिस्सा होगा उसे हम नेपाल हिमालय कहेंगे। और तिस्ता और जो दिहांग नदी के बीच का हिस्सा होगा उसे हम असम हिमालय के नाम से जाना जाएगा। समझ आ रहा है? एक बार इनके फिगर को फटाक से वो करिए, ड्रॉ करिए, जल्दी जल्दी करिए, लेट ना करिए। कर दिए? हो गया? चलो अब देखिए, एक प्रश्न तो यहां से पूछ सकता है कि हिमालय का विभाजन के आधार, भौतिक आधार पर या प्रादेशिक आधार पर बता दीजिए। तो वो तो हमने आपको पढ़ा दिया। इस हिमालय को क्रमिक रूप से लगाने के लिए भी पूछा जाता है। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। जैसे पूछा जाता है कि कुमायूं हिमालय यानी सिंधु और सतलज के बीच का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो कहलाता है, दिख रहा है कि दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यहां बोलते हैं। पूछा जाता है कश्मीर हिमालय, हमने बोला कश्मीर हिमालय बोला। तो पूछा जाता है भैया कश्मीर हिमालय कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? यह जो होता है हमारे 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। अगला जो होता है वो होता है कुमायूं हिमालय। क्या होता है भैया? कुमायूं हिमालय। यह जो हमें देखने को मिलता है यह 320 किलोमीटर में देखने को मिलता है। अगला जो होता है वो होता है भैया नेपाल हिमालय होता है। तो नेपाल हिमालय जो है वो देखने को मिलता है हमारे 800 किलोमीटर में देखने को मिलता है। कितने किलोमीटर में? 800 किलोमीटर में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम कर ले असम हिमालय की बात, तो असम हिमालय में 720 किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी इस प्रकार से देखा जाए तो हम इनका क्रम भी लगा सकते हैं। पूछेगा प्रादेशिक हिमालयों के विभाजन का उनके क्षेत्रफल के आधार पर बताइए या उनके चौड़ाई आधार पर बताइए, तो बता सकते हैं कि पहले नंबर पर कौन आएगा? नेपाल आएगा, दूसरे पर असम आएगा, तीसरे पर पंजाब या कश्मीर हिमालय आएगा और चौथे पर क्या आएगा? कुमायूं हिमालय आएगा।
तो एक प्रश्न आपका यहां से भी पूछा जाता है, ये डायरेक्ट पूछ लेगा कि इन चारों हिमालयों में सर्वाधिक क्षेत्र किसका देखने को मिलता है, तो नेपाल हिमालय को हमें देखने का मिलता है। तो ये हमने आज आपको जो बताया, ये हमने आपको बताया विभाजन के आधार पर, क्योंकि यहां से अक्सर प्रश्न आते हैं और मैं जहां तक मैं अपने पढ़ाने के एक्सपीरियंस का जानता हूं, अगर आप विभाजन नहीं क्लियर कर पाएंगे तो इससे पूछे जाने वाले प्रश्न भी आपको क्लियर नहीं होंगे। क्योंकि अब आपसे अगर कोई पूछे कि नंदा देवी उत्तराखंड में है, तो नंदा देवी एक क्वेश्चन बस बता देते हैं, समझ जाइएगा। हमने छोटा सा जिक्र कर दिया कि भैया बता दो नंदा देवी कहां पर है, तो आपने बोला कि सर नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ता है। कहां पड़ता है? उत्तराखंड में। हमने कहा कि चलो ठीक है उत्तराखंड बता दिया, क्योंकि अब हमारे हिमालय का विभाजन दो भाग तक किया गया है, एक प्रादेशिक एक भौतिक आधार पर। तो अगर हम पूछेंगे कि भाई ये बता कि भौतिक आधार पर नंदा देवी किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो आप कहोगे कि सर भौतिक आधार पर अगर आप पूछेंगे तो हम आपको बृहद हिमालय बताएंगे। तो अगर पूछ दो प्रादेशिक हिमालय के आधार पर बताओ, तो आप कहेंगे सर कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपके लिए ये प्रश्न जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब प्रश्न पूछेगा तो कब हम किस सीक्वेंस में किस हिमालय के अंतर्गत भौतिक आधार पर रखेंगे और प्रादेशिक आधार पर रखेंगे, यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण बन जाता है। इसीलिए हिमालय को पढ़ने से पूर्व हिमालय का विभाजन को अच्छे तरीके से जान लेना हमारे लिए क्या होता है, अति आवश्यक होता है। क्योंकि अगर आप हिमालय के विभाजन को नहीं जानेंगे तो मैं गारंटी देता हूं हिमालय का आप एक भी पर्वत पहाड़ी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं एक भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो आज हम इतना ही बताएंगे, कल आपको हम ले चलेंगे किस पर, सीधे बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय। इन्हीं हिमालयों पर कल हम एक विशाल चर्चा करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि अब उन हिमालयों में ट्रांस हिमालय की क्या विशेषता है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से दर्रे कौन कौन से ग्लेशियर पर्वत पहाड़ियां पाई जाती हैं, इनका सब पे चर्चा हम आपसे कल करेंगे। तो आज आप जो भी आपको पढ़ाया गया वह नोट्स अपना जरूर बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे मैं कितना भी अच्छा नोट्स बनाकर भेज दूं, अगर आप खुद से मेहनत किए होते हो तो वह नोट्स जो है हीरा का काम करता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।